हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस अपना टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया और हमें पता लगा कि कोई भी लाइट एनर्जी जो है जब हम उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है, राइट। और इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ें देखी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में हो रही थी, वो भी थैलेगोइड के अंदर। देन उसके बाद हमने पिगमेंट को डिस्कस किया था, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर हमने लाइट स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया। देन हमने फोटो सिस्टम डिस्कस किया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड को हम P680 भी कहते हैं क्योंकि इसी नैनोमीटर पर ये काम करना शुरू करता है। और फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम 700 नैनोमीटर या P700 भी बोलते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसको, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उस पर काम करता है। उसके बाद हमने मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। तो दो टाइप के मैकेनिज्म थी, कल हमने डिस्कस कर लिए थे जो हमारे फोटोसिंथेसिस के थे। तो पहली बात थी कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो दो तरीके की थी, टू टाइप्स की थी। फर्स्ट इज़ लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन साइक्लिक एंड देन इज़ साइक्लिक रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन थी उसे हम हील रिएक्शन भी बोल रहे थे, उसमें लाइट का डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, ग्रेनम और थैलेगोइड में हो रही है, और दोनों ही इसमें यूज़ होते हैं, सिस्टम फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट। और एंड प्रोडक्ट इसका ATP और NADPH था, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये इसे हम ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें इनडायरेक्ट यूज़ होता है लाइट का, राइट। उसके अलावा स्ट्रोमा में होता है, इसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो रिबिस्को और पेप्सी एंजाइम यूज़ होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है, यानी कि CO2 की फिक्सेशन होती है। और इसमें जो ATP और NADPH का यूज़ होता है, राइट, जो लाइट रिएक्शन में बनी होती है उसका यहाँ यूज़ हो रहा है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम। लाइट रिएक्शन में हमने दो चीज़ें देखी थी, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉन साइक्लिक पार्ट होगा वो डिस्कस कर लिया था, जिसमें फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट दोनों यूज़ हो रहे थे, और इसलिए उसे हम Z स्कीम भी बोल रहे थे क्योंकि वो Z फॉर्मेशन बना रही थी, Z फॉर्म में चल रहा है सारा। अब देखते हैं साइक्लिक। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही यूज़ होगा और ये आपको दोनों पार्ट में मिल सकती है, अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन में। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई रिलीज़ नहीं होगी और सिर्फ 2 ATP यहाँ पे आपके बनेंगे, रिड्यूस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में आपको यहाँ पर 2 ATP रिजल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। The process of the formation of ATP from ADP plus inorganic phosphate by a cyclic flow of electron in photosystem first is known as a cyclic photophosphorylation। यही बात डिस्कस हुई थी कि ATP की फॉर्मेशन होना किससे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों के मिलने से ATP की फॉर्मेशन होती है। और ये कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर, वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड। सो बिकॉज इन दिस प्रोसेस द डोनर एंड फाइनल एक्सेप्टर इज सेम, मतलब यहाँ पर जो डोनर है और जो फाइनल एक्सेप्टर है वो सेम है, दैट इज P700। दिस अकर इन द लो लाइट इंटेंसिटी व्हेन CO2 फिक्सेशन इज इनहिबिटेड। द एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट, दैट इज P700, आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से चलेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट से स्टार्ट होंगे और सबसे पहले उन्हें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा, FRS, एंड ट्रांसफ़र टू FD फेरेडॉक्सिन, राइट। तो ये जो FRS है जिसे आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह रहे हो, ये कौन कौन हो सकते हैं, विटामिन K हो सकता है, आयरन सल्फर फॉस्फोरस का एक कंपाउंड है जिसे हम A1 A2 A3 नाम दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये डायरेक्ट किसके पास पहुँचते हैं, फेरेडॉक्सिन के पास। फ्रॉम फेरेडॉक्सिन द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम B6 नॉट टू NADP, देन साइटोक्रोम F एंड देन टू द PC, फिर वापस ये PC के पास आ जाएगा। फ्रॉम PC द इलेक्ट्रॉन आर फाइनली रिटर्न बैक टू द रिएक्शन सेंटर PS1, that is P700. In this process, 2 molecules of ATP are synthesized and no reduction of NADP to NADPH plus H positive take place। तो यहाँ पर NADP का कोई रिडक्शन नहीं होता। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये हमारी सन है, सन से फोटोन आएंगे, P70 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे जिसे हमने A1 A2 A3 में डिवाइड किया हुआ है। देन वो FD से
हमारे पास PQ के पास, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, फिर PC से, और PC से वापस PS1 के पास आ जाएंगे, हमारे फोटोसिंथेसिस फर्स्ट के पास आ जाएंगे, और इस तरीके से लास्ट में आपको 2 ATP की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, राइट। आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देन बात करते हैं हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इट एक्सप्लेन इन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ एक्चुअली ATP मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमें बताएगा कि कितने क्लोरोप्लास्ट बनते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इन ब्रीफ, कीमो ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, a proton pump, proton gradient, and ATPase. The photolysis of water inside the lumen of thylakoid and movement of hydrogen ions from stromata to lumen of thylakoid during the electron transport system, as well as reduction of NADP positive to NADPH to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. ATPase a channel that allow diffusion of proton back across the membrane, leading to the breakdown of the gradient. This releases the energy to activate the ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP. This ATP is used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing of CO2 and synthesis of sugars. The product of the light reaction are ATP, NADPH, oxygen. Of these, oxygen diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food, that is sugar. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब देखते हैं हमारा पहले, ये हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, इसे हम बोल सकते हैं। तो डार्क रिएक्शन को अगर हम और कुछ कहना चाहें तो CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे CO2 एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं, या CO2 का रिडक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। और इसी डार्क रिएक्शन के ही आगे टाइप आएंगे जिसमें हम देखेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल या कैम्प पाथवे। इनका नाम क्यों पड़ा, क्यों यहाँ पर क्या है कि सिंपली CO2 को हमारे पास जो फिक्स करने के 3 मेथड है। 2 मेथड जो होंगे वो डे टाइम में कंप्लीट होते हैं और एक नाइट टाइम में। जो दो डे टाइम में होते हैं उसमें से एक जो मेथड है डे टाइम में, उससे जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए उसे कहते हैं C3 साइकिल, राइट। उसी तरीके से CO2 का जो सेकंड मेथड है डे टाइम के अंदर उसे फिक्स करने का, उसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपका 4 कार्बन वाला होगा, तो इसीलिए उसे कहते हैं C4 पाथवे, राइट। इसके अलावा नाइट टाइम में जो आपकी जो साइकिल चल रही है CO2 को फिक्स करने की, उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो भी 4 कार्बन का है, इसीलिए उसे कहते हैं कैम्प पाथवे। तो चलिए देखते, पहले स्टार्ट करते आगे देखते। द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये डार्क रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है, क्योंकि लाइट ड्यूरिंग डे टाइम में जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो आगे यूटिलाइज होगा इस रिएक्शन के, इसलिए वहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ यूज़ होता है। तो नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP और NADPH बिसाइड CO2 और वाटर। डार्क रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय F.F. ब्लैकमैन, इसीलिए इसको ब्लैक रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं, एंड लेटर ऑन स्टडी इन डिटेल बाय कैल्विन, बेंसन एंड J. बाशम, एंड फॉर दिस वर्क दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1961। Dark reaction is purely enzymatic reaction which occur in stroma of chloroplast. Originally, this was also known as a carbon fixation cycle. There are 2 main pathways for the biosynthesis or dark phase. First is Calvin cycle or C3 cycle and C4 oxalic acid cycle. A third pathway then means CAM metabolism, which is intermediate between the C3 and C4 cycle. The plant exhibiting C3 and C4 cycle are called C3 plant and C4 plants respectively. Grass Allotropis semi-alta has a both C3 C4 ectotype ecological variants। तो ये एग्जांपल आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें C3 और C4 दोनों साथ में चलती हैं। तो क्या एग्जांपल ग्रास है Allotropis semi-alta। अब हम फर्स्ट अपनी डिस्क्राइब करते हैं C3 साइकिल। जो C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेसिन बैशम साइकिल, या रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, या रिडक्टिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल हम इसमें इसे बोल सकते हो। तो इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट इंक्लूडिंग बोथ C3 and C4 प्लांट्स। मेल्विन कैल्विन यूज्ड रेडियोएक्टिव
C14 to study photosynthesis in algae to discover that the first CO2 fixation product was 3 carbon compound 3 phosphoglyceric acid। तो इसकी मेन बात क्या है कि जब हम इसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो C3 3 कार्बन वाला होता है, वो कौन है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक C3 साइकिल। The path of the carbon assimilation was given by Kelvin, Benson and Basham। कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन और थर्ड है रीजनरेशन। ये इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें यहाँ काम होता है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, इज़ द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। सबसे पहले CO2 से सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा स्टेबल। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये क्या है रुबिस्को यानी RUBP, इसको बोलते हैं राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइट। This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase, which result in the formation of 2 molecule of 3-phosphoglyceric acid 3-PGA. Since this enzyme also has a oxygenation activity, it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase or Ribisco, right। इसमें हम क्या बोल सकते हैं Ribisco बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। दिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो काफ़ी लंबे बहुत सारे इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं और लास्ट में क्या बनता है ग्लूकोज बनता है इसमें। दिस स्टेप इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 molecule of ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 of NADPH फॉर द रिडक्शन पर CO2 molecule फिक्स्ड। नेक्स्ट थर्ड लास्ट स्टेप हमारा रीजनरेशन का। स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म CO2 accept molecule RUBP, which is crucial if the cycle is continue uninterrupted. In Kelvin cycle, only 1 carbon has a CO2 is taken in at a time, so it takes 6 turn of cycle to produce 6 carbon hexose sugar. In Kelvin cycle, 18 ATP and 12 NADPH2 are required for the synthesis of 1 molecule of hexose sugar. Thus, overall reaction is expressed as a 6 RUBP plus 6 CO2 plus 12 NADPH plus 12 proton plus 18 ATP plus 6 H2, giving you 6 RUBP plus glucose plus 12 NADP positive plus 18 ADP plus 18 inorganic phosphate. Almost 85% of plant species are C3 plants including cereals, example barley, rice, oat, wheat, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, groundnut, sugar beet, cotton, tobacco, Spanish, soybean, most trees and logan grasses etc. logan grasses। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं आपके C3 प्लांट के अंडर में आएंगे, राइट। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि इस तरीके से आपका सिस्टम जो है वो साइकिल जो है वो चलेगी। तो हमने 3 स्टेप देख लिए। क्या क्या स्टेप देखे हमने, तीनों हमारे मेन स्टेप थे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में मतलब क्या हो रहा था कि द सिंगल रिएक्शन इन विच रिबिस्को इज यूज्ड इट इज़ ए कमिटेड स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल का कमिटेड स्टेप होता है। रिडक्शन फेज में क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही थी, 12 AT प्लस 12 NADPH आर कंज्यूम्ड। और रीजनरेशन फेज में क्या, रीजनरेशन ऑफ द RUBP रिक्वायर्ड टू एंजाइमेटिक रिएक्शन इन विच 1 रिएक्शन यूटिलाइज ATP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं C4 पाथवे। तो C4 पाथवे और हैच स्लैग साइकिल भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, या स्पाशियल डबल CO2 फिक्सेशन भी आप इसको कह सकते हो। इट वॉज वर्कड आउट बाय हैच एंड स्लैग, thus also known as a Hatch and Slack pathway. The first product of CO2 fixation in C4 pathway is C4 acid, that means oxaloacetic acid OAA. It occur in the plant like maize, sugarcane, sun plant etc. तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके एग्जांपल याद रहने चाहिए, क्योंकि वो सीधे से पूछेंगे कि C4 पाथवे किस में होता है, या आपसे जैसे पूछ सकते हैं कि मेज़ में, शुगरकेन में, सन प्लांट में कौन सा होता है। और जैसे हमने बात की थी इसके अंदर, तो यहाँ पर बार्ले, राइस, ओट, वीट, है ना, सीरियल सारी की सारी आ गई हैं। फिर ग्राउंड नट, शुगर बीट, कॉटन, टोबैको, स्पेनिश, सोयाबीन और मोस्ट ट्रीज, ये सारे के सारे आ रहे थे C3 में।
अब हम बात कर रहे हैं C4 की, तो C4 के जो एग्जांपल हमने पढ़े वो क्या थे, मेज, शुगरकेन, सन प्लांट। इन दिस प्लांट देयर इज ए स्पेशल Crane's anatomy in which mesophyll cells are adjacent to bundle sheath cells containing large chloroplast। तो ये क्रेन्स एनाटॉमी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कई बार वाइवा में भी पूछी जाती है एग्जाम के टाइम। तो इस क्रेन्स एनाटॉमी को याद रखें। क्या मीनिंग होता है कि इसमें मेसोफिल सेल्स आर एडजेसेंट टू दी बंडल शीथ सेल्स कंटेनिंग लार्ज क्लोरोप्लास्ट। ये क्रेन्स एनाटॉमी में क्या है कि मेसोफिल सेल्स ही होती है और वो चारों तरफ से बंडल शीथ से कवर होती है और उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। All known C4 plants are angiosperms. CO2 combined with 3-carbon phosphoryl pyruvate PEP in the mesophyll cells to form 4-carbon oxaloacetic acid and malic acid, which are then transported to the bundle sheath cells where carbon dioxide is released to go into the Calvin cycle। तो ये चीज़ें हैं। Here 30 ATP and 12 NADPH are required for the formation of one molecule for hexose sugar glucose। तो यहाँ पर आपको क्या है, 30 ATP चाहिए प्लस 12 NADPH चाहिए, किसके लिए, एक मॉलिक्यूल अगर आपने हेक्सो शुगर ग्लूकोज का फॉर्म करना है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी C3 एंड C4 प्लांट्स। तो अब हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स सारे करेक्टर आ गए। पहला है रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज। मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट एग्जाम्पल सीरियल्स, टोबैको एंड बीन्स। C4 के अंदर मेज़ और शुगर केन आते हैं। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ हाई होती है, यहाँ निग्लिजिबल है। टेम्परेचर ऑप्टिम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 30 से 45 चाहिए आपको। CO2 कंपनसेशन पॉइंट 25 से 100 ppm होता है, यहाँ पर 0 से 10 ppm। क्लोरोप्लास्ट 1 टाइप ग्रेनुल ओनली, यहाँ 2 टाइप के ग्रेनुल और एग्रेनल। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स एक बार ही होती है, अकर ट्वाइस, फर्स्ट इन द मेसोफिल सेल देन इन द बंडल शीथ सेल। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP 5C कंपाउंड और PEP 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। PP क्या था हमारे पास, फॉस्फोनिल पायरुवेट एसिड। तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम रुबिस्को है यहाँ पे पेपएज है और पेपकेज और रुबिस्को है। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस 3 कार्बन एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 4 कार्बन एसिड ऑक्सैलोएसीटेट। लीफ एनाटॉमी नो डिस्टिंक्ट बंडल शीथ, क्रेन्स एनाटॉमी एब्सेंट, यहाँ क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि C3 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी होती है, तो आपने बोला नहीं, और C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है। एफिशिएंसी लेस एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस देन plants yield is usually much lower, more efficient photosynthesis than plants but use more energy, yield usually much higher। नेक्स्ट बात करते हैं कैम या क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो कैम को क्या कहते हैं हम, क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे या डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हो, और सिंपली कैम साइकिल तो हम बोलते हैं। तो दिस पाथवे इज मोस्टली प्रेजेंट इन दी सकुलेंट ज़ीरोफाइट्स सच एज मेंबर्स ऑफ क्रेसुलेसी और U4BAC, राइट। तो जो कैम पाथवे है, टेम्परेचर इसमें हाई चाहिए होता है, वाटर कम चाहिए होता है और CO2 भी बहुत कम चाहिए होती है। लेकिन C3 पाथवे हमने देखा था टेम्परेचर वहाँ ऑप्टिमम चाहिए, मतलब नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम, वाटर वहाँ हाई ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, CO2 भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो दिस पाथवे इज मोस्टली प्रेजेंट इन दी सकुलेंट ज़ीरोफाइट वही जहाँ पर ड्राई कंडीशन ज़्यादा हो, सच एज मेंबर ऑफ द Crasulaceae or Euphorbiaceae etc. In this process, during the night time, the stomata remain open and CO2 enter through it, which is accepted by OAA, oxaloacetic acid, and converted into malic acid. This systematic representation of CAM pathway is as follows. Mesophyll cells, तो ये आप देख रहे हो आपके पास कैसे उसमें हो रहा है, CO2 और जो हमारे पेप एंजाइम है वो ऑक्सैलोएसिटिक में कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, साइड वाली सेल के अंदर, राइट। और यहाँ से ये CO2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर कैल्विन साइकिल में चला गया और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। एट नाइट सोमेटा आर ओपन एंड CO2 इज फिक्स्ड बाय द एक्शन ऑफ पेप, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, कार्बोक्सिलेज शोन बाय द एस्टेसिक, मैलिक एसिड is stored in the cell vacuole. During the day, stomata are closed.
CO2 इज़ रिलीज फ्रॉम द मैलिक एंड एसिड एंड फिक्स बाय द कैल्विन साइकिल। तो वो दोबारा, वो रात का काम था, ये दिन में काम हुआ। ड्यूरिंग द डे टाइम द मैलिक एसिड प्रोड्यूस एट नाइट रिजल्ट इन टू प्रोडक्शन ऑफ द बोथ पायरुविक एसिड एंड CO2 ऑन द carboxylation. The pyruvic acid so produce recycle back, so produce PEP, while CO2 enter into the Calvin cycle. अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन CO2 साइकिल की। तो जो हमारी CO2 साइकिल है, तो इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन शोन बाय मैनी ग्रीन प्लांट व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डिकर एंड टीओ, राइट। The site for photo respiration in chloroplast peroxisomes is required to complete this process. At high temperature and high oxygen concentration, RUBP carboxylase function as an oxygenase, and instead of fixing carbon dioxide, it oxidizes ribulose 1,5 biphosphate to produce phosphoglyceroacetic and phosphoglycerolate. तो RUBP प्लस O2 किनकी प्रेजेंस में, RUBP ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर। Phosphoglycolate is hydrolyzed to form a glycolate that usually passes into the peroxisome of the mesophyll cells and form the glyoxylate. तो इसमें मतलब आपको क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों चाहिए होते हैं, राइट। Glyoxylate is now converted into a amino acid glycine. This is a transmission reaction. Glycine formed in the peroxisomes migrate into the mitochondria where two molecules of glycine react to form one molecule of another amino acid, serine, with the liberation of CO2 and also amino group. This reaction is catalyzed by the enzyme serine hydroxymethyl transferase. Serine can further be deaminated to PGA, which passes into the chloroplast for the synthesis of photosynthetic product as well as photorespiration. Since photorespiration involves the synthesis of two carbon compound, it is also called a C2 cycle. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है कि आपका जो RUBP है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लाइकोलेट में चेंज होगा। ग्लाइकोलेट फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पेरोक्सिसोम में, और उस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइसिन में पेरोक्सिसोम के अंदर ही। फिर वो ग्लाइसिन कहाँ जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर उस ग्लाइसिन को कन्वर्ट किया जाएगा सीरीन के अंदर। सीरीन वापस आएगा पेरोक्सिसोम के अंदर, और पेरोक्सिसोम फिर ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लिसरेट वापस आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट के पास। फिर उस ग्लिसरेट को हम C3 साइकिल के लिए भेज देंगे, राइट। तो इस तरीके से इसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं। Glycolate and glycine are two carbon compounds. C2 cycle is also known as a glycolate metabolism. तो ये सारी रिएक्शंस चल रही हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट था वो वाटर से रिएक्ट करके फॉस्फोटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट बनाएगा प्लस H3PO4। ये जो ग्लाइकोलेट है आपका फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट से फिर H2O2 बनाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर कहाँ जाएगा, आपका कैटालिस के साथ रिएक्ट करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ग्लाइकोलेट ग्लूटामेट के साथ ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइसिन प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाएगा। फिर 2 ग्लाइसिन प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस NADP पॉजिटिव गिविंग यू सीरीन प्लस ग्लूटामेट प्लस NADH प्लस CO2 प्लस सीरीन NADH प्लस ATP मिलकर क्या देंगे, PGA प्लस अमोनिया प्लस NADP पॉजिटिव प्लस ADP। Since C4 plants lack the process of photorespiration, the productivity and yield in these plants are better than those of the C3 plants. This happens because of the OA are from the mesophyll cells of the C4 plants tend to be broken down in bundle sheath of the cell releasing CO2. Hence, RUBP carboxylase enzyme functions more as carboxylase, minimizing the role of oxygenase. तो इस तरीके से हमारी ये सारी साइकिलें कंप्लीट हो गई। तो हमने सबसे पहले क्या प्रोसेस देखा था, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के अंदर हमने CO2 के फिक्सेशन के मेथड को हमने देखा कि कैसे CO2 को फिक्स किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास डे टाइम में 2 मेथड थे और एक नाइट टाइम में। डे टाइम में फर्स्ट मेथड था जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना, इसलिए हमें C3 साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद सेम ऐसे ही C2 की तरह साइकिल में भी काम हो रहा था। डे टाइम में अगर 4 कार्बन प्रोडक्शन बने तो उसे C4 पाथवे बोल रहे थे। फिर नाइट टाइम में जो बन रहा था अगर वो 4 कार्बन को तो उसे कैम पाथवे बोल रहे थे, राइट। तो C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल हमारी थी, उसमें
हमारा मेनली जो काम वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर, राइट। स्ट्रोमा में चल रही थी और उसमें हमारे पास 3 मेन बेसिक चीज़ हो रही थी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये बात कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने CO2 साइकिल को देखा। CO2 साइकिल या जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेटिक ये कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोल सकते हैं। ये जो साइकिल थी इसमें क्या हो रहा है, CO2 पाथवे में मेनली क्या काम हो रहा था, CO2 पाथवे के अंदर सबसे बड़ी बात क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम को अपना काम करवाता है, फिर पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया से फिर पेरोक्सिसोम में आती है और पेरोक्सिसोम से फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से काम चल रहा था हमारा। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो 4 कार्बन का प्रोडक्ट पेरोक्सिसोम को देगा, पेरोक्सिसोम फिर इस 4 कार्बन कंपाउंड को माइटोकॉन्ड्रिया को देगी, माइटोकॉन्ड्रिया रिटर्न करेगा 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट पेरोक्सिसोम्स को और पेरोक्सिसोम वापस क्लोरोप्लास्ट को दे देगा। तो ये काम चल रहा था हमारा C2 साइकिल के अंदर। उसके बाद हमने C4 साइकिल देखी। C4 साइकिल को हम क्या बोले थे, हैसलैक पाथवे, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस या स्पाशियल डबल CO2 फिक्सेशन भी हम इसमें कह सकते हैं। और C4 पाथवे के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, CO2 का कंसनट्रेशन कम चाहिए, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए। डेजर्ट लाइक कंडीशन होती है जैसे डेजर्ट में होती हैं, राइट। और C3 में क्या था, वहाँ पर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, CO2 ज़्यादा चाहिए और वाटर भी ज़्यादा चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई थी, ठीक। उसके बाद जो दूसरी बात थी कि C4 प्लांट के अंदर बेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल का यूज़ हो रहा था। इतनी सी बेसिक बात थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लास्ट था हमारा कैम साइकिल, जिसे हम क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी बोल रहे थे और डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2 भी कह रहे थे। और इसमें भी कैम पाथवे में भी हमें टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, वाटर कम चाहिए होता है, CO2 भी लो चाहिए होता है। तो इसके अंदर हमारी बात क्या हो रही थी कि नाइट में जो वो काम हो रहा है, जो ये डिपेंड करता है वैसे इनडायरेक्टली जो डे में जो प्रोडक्ट बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये साइकिल देख ली। आगे देखते हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। मैनी फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर हैज़ फॉलोज। क्या क्या, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इट इज़ 0.003%, 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसका मीनिंग होता है। इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन अप टू 0.1% इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। जैसे जैसे CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। कंपनसेशन पॉइंट इज रीच्ड 50 to 100 ppm इन C3 प्लांट्स एंड 1 to 10 ppm इन C4 प्लांट्स। लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर इन ब्लू एंड रेड लाइट। ये सबसे पहले भी बात डिस्कस हो गई है कि जो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगा, ब्लू और रेड लाइट के अंदर। वाइल मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लाइट। सबसे ज़्यादा ब्लू में, उससे कम रेड और फिर ग्रीन के अंदर। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात करी तो ब्लू सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन। लेकिन फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा रेड, फिर ब्लू, उसके बाद ग्रीन। Red light is more efficient in photosynthesis are compared to the blue light. However, maximum photosynthesis rate has been observed in the full sunlight. Very high light intensity decrease the rate of photosynthesis and the phenomena is called the solarization. It may be due to the photo inhibition and photo oxidation. तो ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो रेट आपका डिक्रीज कर जाएगा फोटोसिंथेसिस और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, सोलराइजेशन। इट मे बी ड्यू टू दी फोटो इनहिबिशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन। In case of C4 plants, saturation point is not reached even in the full light. आगे बात करते हैं थर्ड हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। इट अफेक्ट ओनली द एंजाइम कंट्रोल डार्क रिएक्शन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 10 to 35 degree centigrade for the C3 plant and 30 to 45 degree centigrade for C4 plants. The maximum temperature at which the photosynthesis can occur is 55 degree centigrade in desert plants and 75 degree centigrade for the some algae found in hot spring and in some conifers. It occurs even at a minus 35 degree centigrade. When temperature is increased from minimum to optimum, the rate of photosynthesis double for every 10 degree centigrade rise in temperature. Rate of respiration usually in the morning and evening. The rate of respiration is approximately equal to the rate of the photosynthesis. There shall not be any apparent gases exchange. The oxygen evolved during the photosynthesis will be utilized in respiration and CO2 evolved during the respiration will be used in photosynthesis. This stage is theoretically called as a compensation point. In C3 plant, optimum oxygen for the photosynthesis is 2.5%. Rate of photosynthesis in C3 plant is reduced at normal atmospheric concentration of oxygen. No such effect is found in C4 plant. Above 20%, there is reduction in photosynthesis. This effect is called as a Warburg effect. This is due to the oxygen, which is strong quencher of excited state of chlorophyll and high concentration of oxygen that converted RUBP carboxylase to RUBP oxygenase.
organic and inorganic nutrient, sulfur dioxide, ozone, chlorofluorocarbon, other atmospheric pollutant, and deficiency of minerals such as magnesium, iron, copper, zinc, magnesium, nickel, nitrogen, decreases the rate of photosynthesis. The accumulation of the food in the chloroplast also reduces the photosynthesis. तो ये आपने याद रखने हैं. जिसे कहते हैं law of limiting factor. In 1905, F.F. Blackman proposed the principle or law of limiting factor. According to this law, when a process is conditioned as its rapidity by a number of separate factors, the rate of process is limited by the pace of slower factor. तो ये सिंपल सी बात है. दैट इज़ फैक्टर प्रेजेंट इन द मिनिमम. मतलब जो सबसे जब लिमिटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं और कोई भी प्रोसेस है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो उनमें से वो किस फैक्टर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब जिसकी मात्रा बहुत कम मात्रा चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए. माना फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन चल रही है, उसमें 10 एंजाइम यूज़, मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी रिएक्शन को चलने के लिए, मतलब आप ये मान लो कि 10 प्रोडक्ट चाहिए या 10 सब्सटेंस चाहिए, है ना, तो रिएक्टेंट चाहिए, उसमें से एक थोड़ा सा चाहिए. उस थोड़े का होना ही क्या कहलाता है, वो फैक्टर का लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है, मिनिमम अमाउंट, राइट. तो थैंक यू सो मच. इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे और आज हमारा ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट हुआ. थैंक यू सो मच. ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू.